हेलो फ्रेंड्स, तो ये यूपी टेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 सीडीपी क्वेश्चंस का 6th पार्ट है और ये लास्ट वीडियो है सीडीपी के इस प्रैक्टिस सेट का। तो इसका पहला क्वेश्चन है, जेबी वाटसन को मनोविज्ञान के किस संप्रदाय का जनक माना जाता है? ऑप्शन हैं व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी, संरचनावादी, प्रयोजनवादी। तो इन्हें व्यवहारवादी का माना जाता है। किसका माना जाता है? व्यवहारवादी संप्रदाय का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने चलते हैं। आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, तो कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से अज्ञात, नियम से उदाहरण की ओर, सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर ये आगमन विधि में होता है और निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी, कहाँ स्थापित हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। 1890 स्वीडन में, या 1930 फ्रांस में, 1879 जर्मनी में, 1880 ब्रिटेन में। तो कहाँ स्थापित हुई थी? आपकी लीपजिंग शहर, जर्मनी, 1879 में। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। थॉर्नडाइक हैं, फ्रोबेल हैं, वाटसन हैं और प्लेटो हैं। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा? किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक फ्रोबेल हैं। कौन है? फ्रोबेल। मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का विज्ञान है या मत है? जब पशु एवं व्यवहार का बात आ जाएगी तो कौन हो जाएगा? आपके 4 ऑप्शन हैं। गिलफोर्ड, वाटसन, थॉर्नडाइक, मॉर्गन। जब केवल व्यवहार आएगा तो यहाँ पर आपके वाटसन, लेकिन पशु एवं व्यवहार आ जाएगा तो आपके कौन हो जाएंगे? मॉर्गन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मॉर्गन। जहाँ पशु आ जाए सीधे मॉर्गन लगा देना। वृद्धि और विकास हैं। क्या है वृद्धि और विकास? एक दूसरे के विरोधी हैं, पूरक हैं, एक दूसरे के समान हैं, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि जो कि है वो क्या है? विकास की एक इकाई है। ठीक है। गेस्टाल्टवादियों का अधिगम का सिद्धांत है। गेस्टाल्टवादियों का अधिगम का सिद्धांत क्या है? अंतर्दृष्टि, क्षेत्र, प्रभाव या साहचर्य। तो यह है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्या है? अंतर्दृष्टि का, जो कोहलर वगैरह ने दिया है। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक सापेक्षता का विकास है। तो जीन पियाजे ने कौन सी क्या क्या बताया था? नैतिक व्यवस्था, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। तो नैतिक यथार्थता जो था वो 2 से 7 वर्ष था। उसके बाद 8 से 12 नैतिक समानता था, लेकिन नैतिक सापेक्षता क्या था? 12 वर्ष से आरंभ होता था। क्या होता था? 12 वर्ष से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष, नैतिक सापेक्षता। इलेक्ट्रा और ओपिडस ग्रंथि के विकास का सिद्धांत किसने दिया है? इलेक्ट्रा ग्रंथि, जिसमें एक लड़कियां अपने पिता से प्रेम करती हैं, और ओडिपस ग्रंथियां, जिसमें बच्चे अपनी माता से प्रेम करते हैं। यह कौन दिया था? फ्रायड ने दिया था। किसने? फ्रायड ने दिया था। हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेग है, तो जैसे जहाँ तक यूरोपीय के अनुसार 14 संवेग है, वैसे भारतीयों के पास 2 ही संवेग बताते हैं ये लोग। कौन से? राग और द्वेष। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? राग और द्वेष। ठीक है। अभी अगले पे चलते हैं। शारीरिक विकास में अस्थायित्व पाया जाता है। कब पाया जाता है? किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो किशोरावस्था में क्या होता है? हमारी हड्डियाँ का जो विकास होना होता हो जाता है, जो हाइट वगैरह होना होता है लगभग लगभग हो जाता है। तो यहाँ पर विकास में स्थायित्व पाया जाता है किशोरावस्था में। ठीक है। किस नैतिक स्तर को विवशता की नैतिकता कहा जाता है? तो अभी हमने बताया था कि विवशता की नैतिकता या विषम नैतिकता या नैतिकता की विवशता को ही नैतिकता की यथार्थता भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यथार्थता। उसके बाद आएगा समानता, फिर सापेक्षता। यथार्थता 2 से 7 वर्ष के बीच में होता है। मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों की इंद्रियां सक्रिय होती हैं। तो मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों की इंद्रियां कब सक्रिय होती हैं? 3 से 7 वर्ष में, ना कि 3 से 9, 6 से 9, 8 से 11 ऐसा मत लगाना। 3 से 7 वर्ष देखते ही लगा देना। ठीक है। कार्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। रूढ़वादिता, रचनात्मकता, गतिशीलता या संगति कहते हैं। तो क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। जो परिवर्तन समूह में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। सीखने के वक्र यह किस चीज़ के सूचक हैं? सीखने के प्रगति के सूचक हैं कि मौलिकता के? सीखने की मौलिकता के सूचक हैं या सीखने की गत्यात्मकता, रचनात्मकता? तो किसके? जब भी देखना ऑप्शन प्रगति के सूचक हैं। ये किस चीज़ के सूचक हैं?
सीखने के प्रगति के सूचक हैं। आर.एम. गेने ने निम्न में से किससे संबंधित हैं? आर.एम. गेने ने सोपान दिया था, 8 सोपान दिया था, हमने बताया था। तो अधिगम का क्या किया था इन लोगों ने? श्रेणी क्रम किया था। आर.एम. गेने अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित है, इन्होंने 8 सोपान भी दिया है। ठीक है, सीखने के अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? कठोर परिश्रम का सुझाव, निरंतर परिश्रम का सुझाव, निजी शिक्षण का सुझाव या निदानात्मक शिक्षण। तो क्या है आपका सबसे इसमें अच्छा? निदानात्मक शिक्षण, मतलब जो उसके अंदर की परेशानियाँ उस परेशानियों को दूर किया जाए। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। तो सबसे पहले तो जब विद्यार्थी को आज्ञाकारी होना चाहिए। आज्ञाकारी विद्यार्थी होगा तो वह गुरु की हर बात मानेगा और फिर गुरु से अच्छी दिशा में आसानी से ले जा सकेगा और अच्छे से समझा पढ़ा सकेगा। तो आज्ञाकारिता यहाँ पर सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। सत्ता, तो सत्तावादी स्तर क्या होता है? जहाँ शिक्षक की सत्ता हो और शिक्षक ही वहाँ पर सब कुछ हो, बालक को पूरा ध्यान ना दिया जाए। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर कहाँ है? जहाँ शिक्षक केंद्रित, जहाँ बालक को केंद्रित रख के रह जाएगा वहाँ शिक्षण का सत्तावादी स्तर नहीं रहेगा। ठीक है, तो शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? शिक्षाप्रद होना चाहिए कि कठोर होना चाहिए कि सरल होना चाहिए कि आदर्शवादी होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उन्हें अपना आदर्श मान सकें, उन्हें अपना प्रेम कर सकें। अगर उन्हें आदर्श मानेंगे तो उन पर उनकी हर बात पर विश्वास करेंगे और उनसे अच्छे से सीख सकेंगे। तो शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और लोगों को भेजिए, जिससे कि लोग और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे मार्क्स यूपी टेट में ला सकें। धन्यवाद।